कनका के लिए परेशान माया। चैप्टर 18 चलिए शुरू करते हैं। माया अद्विक की ये बात सुन थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, क्या? क्योंकि ये वही लड़का था जिसने सुबह माया को फूल दिया था और आयुष्मान गुस्से से तिलमिला गया था। लेकिन बेचारी माया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अद्विक धीरे से अपनी आंखें खोलता है और माया को ही देखने लगता है तो माया उसके इस बचपने को देख मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एक्चुअली मेरा तो वह इतना बोल ही पाई थी कि तभी एकदम से विद्या मैम आ जाती हैं और वो माया को स्टूडेंट्स के नोट्स के बारे में पूछने लगती हैं, जिससे माया का ध्यान विद्या मैम पर आ जाता है। वहीं अद्विक माया की आधी अधूरी बात सुन एकदम से खुश हो जाता है और विद्या मैम को देख अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए जल्दी से क्लास के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त बैठे बस उसे ही देख रहे थे और वो उसके इतना खुश देख उसे छेड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ? तो अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, मिस को का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब मेरा चांस है। ये बोल वो एकदम से उछलकर अपने दोस्त के गले लग जाता है, जिससे उसका फ्रेंड कहता है, लेकिन यार मुझे नहीं लगता मैम को पढ़ाना चाहिए। मेरा मतलब हाँ कि मैम की उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन यार वो हमारी मैम है, हमें पढ़ाने आती, लेक्चरर है। तो अद्विक मुंह बनाते हुए कहता है, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है? तो तभी उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, अरे यार, कॉलेज में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, उसके बाद भी तू मैम के पीछे पड़ा है, जबकि वो लड़कियां तेरे ऊपर मरती हैं और तू माया मैम पे मर रहा है और उनके पीछे पड़ा है, जबकि वो तो ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है और ना ही तेरे स्टैंडर्ड के मैच की। तो अद्विक थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है? भले ही वो बाकी लड़कियों की तरह ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन उनका दिल उन लड़कियों की से कई ज़्यादा खूबसूरत है। वह सबसे बेस्ट है और साथ ही इतनी इंटेलिजेंट। ये बोल वो एकदम से अपने चेहरे को अपने दोनों हाथ में भर लेता है। वहीं उसका फ्रेंड उसकी ऐसी दीवानगी देख सोचता है, यह लड़का सच में पागल हो चुका है। पहले पढ़ाई के पीछे पागल था, अब पढ़ाई के साथ साथ अपनी ही टीचर के पीछे भी पागल हो गया। ना जाने इसका क्या होगा। वहीं माया अद्विक के इरादों से अनजान जल्दी से अपनी क्लास के लिए निकल जाती है और वहीं विद्या मैडम सिलेबस और बाकी चीज़ें लेकर क्लास में आ जाती हैं और वहीं माया अपनी क्लास के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था और वो अपना टाइम पर ही क्लास में हमेशा ही विजिट करती थी, लेकिन आज उसे 5 मिनट लेट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ कनिका बोरियत से कैंटीन में बैठी हुई कॉफ़ी पी रही थी और उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड लता बैठी थी, जो उसे ऐसे देखते हुए कहती है, क्या यार, क्या तुरंत गंदी सी शक्ल। कनिका अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, तो चुप रहे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी उसकी नाक से खून निकल रहा था, जिससे वह अपना सर पकड़े हुए कहती है, क्या है? जब देखो तब ये मौसम बदलता रहता है, कभी ठंडी तो कभी गर्मी। उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड लता मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा ड्रामा मत कर और ये अपना उतरा हुआ चेहरा ठीक कर, बिल्कुल गंदी सी लग रही है। तो कनिका मुंह बनाते हुए कहती है, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोलती रहती है। लेकिन तभी उसका फ़ोन बजता है तो कनिका अपने फ़ोन की तरफ देखती है, जो अननोन नंबर से रिंग हो रहा था। तो कनिका मुंह बनाते हुए कहती है, आखिर अब कौन है? और फिर वह बोरियत से फ़ोन को रिसीव करते हुए बोली, हेलो, कौन? तो दूसरी तरफ से माया की आवाज़ आती है, हेलो, हाँ कनिका। तो कनिका एक बार फिर से नंबर को देखते हुए कहती, भाभी, आप ये किसके नंबर से बात कर रहे हो? तो माया थोड़ा परेशानी के साथ कहती है, अरे ये विद्या मैम का फ़ोन है। एक्चुअली मेरा फ़ोन सुबह से मिल नहीं रहा, मैंने घर पर भी कॉल किया था लेकिन वहाँ पर भी नहीं है, लगता है मैंने खो दिया। तो कनिका माया को कूल डाउन करते हुए कहती है, कोई बात नहीं भाभी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, एक छोटी सी तो बात है, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा सीरियस मत हो। वैसे भी आपका फ़ोन बहुत पुराना था, अच्छा वो खो गया, नहीं तो आप नया फ़ोन कैसे लेते। अब हम कल जाकर एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लेकर आएंगे। वैसे अभी आप क्या कर रहे हो? क्या आपको मेरी कुछ ज़्यादा याद आ रही थी? तो वहीं दूसरी तरफ माया लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए तुम्हें। आखिर मेरी शोर मचाने वाली गुड़िया मुझसे इतनी दूर जो है। तो कनिका बच्चे जैसी शक्ल बनाकर कहती है, क्या भाभी, जब देखो तब आप मुझे ये शोर मचाने वाली गुड़िया कहते हो?
मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। जो भी कोई सुनता है ना तो वो बस मुंह पर हंसने लग जाता है, और ये खासकर लता, ये तो मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर बस अपना पेट पकड़कर हंसती रहती है। वहीं लता, जो उसकी ऐसी बचकानी बातें सुन उसे पर हंस रही थी, वो अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहती है, पक्का ये तेरी भाभी होंगी, क्योंकि तू हमेशा ही अपने भाभी से ही इतना नौटंकी करती है। तो कनिका मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे कहीं से जलने की बदबू आ रही है। तो लता मुंह बनाते हुए कहती है, जले मेरी जूती, और फिर एटीट्यूड से बर्गर खाने लगती है। वहीं माया उसकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ सुनकर कहती है, अच्छा ठीक है, अब लड़ाई करना बंद करो, बिल्कुल बच्ची बन जाती हो। पता नहीं तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें कैसे झेलती होगी दिन भर, मुझे तो बेचारी पे तरस आ रहा है। तो कनिका माया की ये बात सुन मुंह बनाते हुए कहती है, भाभी आप मेरी साइड हो या उसकी साइड हो? भाभी मेरी हो लेकिन साइड उसकी ले रही हो, मुझे तो अब आपसे बात नहीं करनी। तो माया उसकी ये बात सुन एकदम से थोड़ा घबराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, सॉरी बाबा, अब ऐसे नौटंकी करना बंद करो। और क्या तुम डॉक्टर के पास गई अपना फुल बॉडी चेकअप कराने? तो कनिका माया की ये बात सुन अपनी जीभ दांतों तले दबाकर थोड़ा सा आड़ा तिरछा मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं। तो माया उसे एकदम से डांटते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो कनिका बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहती है, अच्छा ठीक है, सॉरी, अब मुझे डांटना बंद करो, अभी जा रही हूँ, नहीं तो आप बिल्कुल मॉम की तरह हिटलर बनकर मुझे डांटती रहोगी। यह बोलकर कनिका मुंह फुलाते हुए कॉल कट कर देती है। वहीं माया एकदम से फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद अपने फ़ोन की तरफ देखकर कहती है, ये लड़की भी ना खुद की बात पर हमेशा अड़ी रहती है, और जब कुछ कहो तो बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है। पता नहीं कितनी नाराजगी है इसके अंदर। लेकिन तभी उसके दिमाग में कनिका की कही बात ट्रिगर कर जाती है उस लड़की के बारे में, लेकिन फिर वह खुद को नॉर्मल करते हुए कूल डाउन करती है, क्योंकि उसे बार बार वह कनिका की ही कही बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, और उसे दिमाग में कनिका की कही बात घूम रही थी, और वह मन ही मन सोचती है, आखिर कौन ऐसा हो सकता है जो चेहरा देखकर बता दे कि कोई बीमार है? क्या वो डॉक्टर प्रोफेशनल थी? ऐसे ही रात को जब माया घर पहुंचती है तो उसे हॉल में सरस्वती जी और मालती जी गुस्से में घूरते हुए मिलती हैं, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। लेकिन माया को उनकी नज़रों की आदत हो गई थी, इसीलिए वह उन दोनों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती और अपने कमरे की ओर जाने लगती है कि तभी सरस्वती जी मुंह बनाते हुए कहती है, पता नहीं इसने आयुष्मान पर क्या जादू कर दिया है, अब तो वह हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। मालती जी मुंह बनाते हुए कहती है, पता नहीं इस चुड़ैल ने कौन सा काला जादू कर दिया मेरे बेटे पर, जो अब वह इस चुड़ैल की में बस में ही हो गया है। लगता है बाबा के पास जाकर दिखाना पड़ेगा। तो सरस्वती जी मालती जी को उकसाते हुए कहती हैं, भाभी जो भी करना है जल्दी करिए, कहीं ऐसा ना हो हम बस इसे देखते रह जाएं और ये अपनी इस भोली भाली सूरत से आयुष्मान को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। वैसे भी भैया तो हमारी बात सुनते नहीं हैं, और अगर आयुष्मान भी इस लड़की के साइड हो गया तो यह महारानी जो अभी इतना अकड़ दिखाती है तब ना जाने क्या करेगी, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। कि तभी मालती जी कहती हैं, लगता है राइमा से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यह लड़की मेरी आंखों में और भी ज़्यादा चुभने लगी है, और इसे अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जो भी करेगी राइमा ही करेगी। इस लड़की को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। बस देखती जाओ, जितना उड़ना है हवा में उड़ ले, पंख जल्द से जल्द काटने पड़ेंगे। वहीं माया जब अपने कमरे में आती है तो देखती है कि घर की मेड उसके कमरे में कुछ सामान एडजस्ट कर रही थी। इसे देखकर माया थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, ये इतना सारा सामान? कि तभी वह मेड कुछ बोल पाती कि तभी माया को आयुष्मान की आवाज़ कानों में पड़ती है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो माया एकदम से पलटकर आयुष्मान को देखती है, जिसने अभी वाइट शर्ट और ब्लैक लोवर पहना था, जिसके हाथ में, जो अभी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, उसके हाथ में लैपटॉप था जो दरवाजे से टेक करके खड़ा था। वह देखने में इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि एक पल के लिए तो माया भी उसे देखती रह गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए थोड़ी हैरानी के साथ कहती है, वो मैं? कि तभी आयुष्मान कमरे के अंदर आते हुए उन सभी की तरफ देखकर कहता है, सामान सेट हो गया? तो वह हाँ बोलते हैं और अपना सर हिलाकर चले जाते हैं।
तो आयुष्मान एटीट्यूड से चलते हुए सोफे पर आकर बैठते हुए अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है। वहीं माया को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने सर को खुजाते हुए मन ही मन कहती है, आखिर ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है। वह भी अपना लैपटॉप लेकर, लेकिन फिर एकदम से बड़बड़ाते हुए कहती, कहीं ये मेरे कमरे में कब्जा करने की तो नहीं सोच रहा, इसीलिए यहाँ पर अपना तामझाम लेकर आ गया। अगर ऐसा है तो इस कमरे में मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे स्टोर रूम में नहीं जाना। यह बड़बड़ाते हुए माया एकदम से आयुष्मान के सामने अपने दोनों हाथ बांधे हुए खड़ी हो जाती है। वहीं आयुष्मान जो अभी अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, वो माया को बिना देखे ही ठंडी आवाज में कहता है, क्या हुआ, तुम्हें फ्रेश नहीं होना। तो माया थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, ये मेरा कमरा है, इस कमरे में मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो आयुष्मान उसकी ये बात सुन हल्का सा हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें किसने कहा जाने के लिए, मुझे परेशान मत करो, मुझे काम करने दो। तो माया आयुष्मान के ऐसे ठंडे बर्ताव को देख मन ही मन कहती, सड़ू कहीं का, सुबह तो मुझसे माफी मांग रहा था और अब बिल्कुल महिषासुर बनकर बैठ गया है, आखिर ये चाहता क्या है। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं